दोस्तों आखिर क्यों श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर महीनों से एक खामोश सन्नाटा पसरा हुआ है? या ये किसी महाविनाशक तूफान के आने से पहले की खामोशी है? क्या सरकार ने गुपचुप तरीके से इसरो के सारे अहम मिशन किसी बहुत बड़े खतरे के चलते रोक दिए हैं? रॉकेट के अंदर अचानक ऐसी कौन सी गड़बड़ी मिली है जिसने सीधे पीएमओ की नींद उड़ा दी है? क्या अंतरिक्ष के अंदर भारत की आंखों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है? मार्च 2026 की उस काली रात के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसने रातों रात भारत के स्वदेशी जीपीएस को अंधा कर दिया? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर स्पेस के अंदर शुरू हो चुके किसी अदृश्य युद्ध की पहली आहट? अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम धीमा पड़ गया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। 27,000 करोड़ रुपए और 52 खूंखार जासूसी सैटेलाइट्स का एक ऐसा जाल तैयार हो रहा है जो चाइना और पाकिस्तान का दम घोट देगा। आखिर दोस्तों भारत सरकार रातों रात ऐसा कौन सा किलर चक्रव्यूह रच रही है जिसकी भनक अमेरिका तक को भी नहीं लगी है? दोस्तों एलॉन मस्क को भूल जाइए और उसकी स्पेस एक्स को भी याद मत कीजिए, क्योंकि भारत के एक बंद कमरे के अंदर एक गुमनाम कंपनी गुपचुप तरीके से दुनिया का सबसे एडवांस 80 टन का मॉन्स्टर इंजन बना रही है। एक ऐसी खौफनाक एफएफएससी तकनीक जिसे आज तक दुनिया के 99% देश भी अचीव नहीं कर पाए हैं। दोस्तों 800 करोड़ रुपए और इसरो के तहखानों के खुले दरवाजे। आखिर भारत सरकार ने अचानक से ऐसा क्या देख लिया है कि रातों रात प्राइवेट स्पेस कंपनीज पर पैसों की बारिश कर दी गई है? 100% फ्री फंडिंग और $3,000 प्रति किलो की सीधी नगद सब्सिडी। दोस्तों इसरो का सीक्रेट डेटा कोडियों के भाव क्यों नीलाम हो रहा है? क्या आप क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं? तो दोस्तों दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि आज पर्दे के पीछे का वो खौफनाक सच सामने आएगा जिसे अब तक आपसे छिपाया गया था। दोस्तों आज हम उन सारे बिखरे हुए तारों को जोड़ेंगे जो साबित करते हैं कि भारत अब स्पेस के अंदर डिफेंसिव नहीं बल्कि फुल अटैक मोड में आ चुका है। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक अजीब सी खामोशी से। बाहर दुनिया को लग रहा है कि इसरो के मिशन अचानक से रुक गए हैं, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि सरकार और अंतरिक्ष विभाग ने जानबूझकर के रिलायबिलिटी फर्स्ट यानी कि विश्वसनीयता प्रथम की एक बेहद सख्त नीति लागू कर दी है। मई 2025 और जनवरी 2026 के बीच में इसरो को एक ऐसा अप्रत्याशित झटका लगा है जिसने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट जिसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है यानी कि पीएसएलवी, वो लगातार 2 बार अपने मिशन के अंदर बुरी तरह से विफल रहा है। पीएसएलवी C61 और पीएसएलवी C62 दोनों ही अंतरिक्ष के अंदर पेलोड स्थापित करने के अंदर नाकाम रहे हैं। भारत ने अपने बेहद महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09 और अन्वेषा हमेशा के लिए खो दिए हैं। जब दोस्तों विफलता समीक्षा समिति ने इन दुर्घटनाओं का डीप एनालिसिस किया तो पता चला कि दोनों बार खराब रॉकेट के तीसरे फेज यानी कि PS3 के अंदर खराबी आई थी। पीएसएलवी एक 4 चरण वाला रॉकेट है जिसका पहला और तीसरा चरण सॉलिड ईंधन के ऊपर काम करता है। सॉलिड रॉकेट मोटर की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी खामी यही होती है कि एक बार इग्निशन हो गया तो उसे बीच में रोका या धीमा नहीं किया जा सकता है। C61 मिशन के अंदर तीसरे फेज के अंदर चैम्बर प्रेशर लो देखा गया था और इसका सीधा मतलब है कि मोटर के भीतर दबाव बनाए रखने वाली संरचना के अंदर दरार आ गई थी। लेकिन दोस्तों जनवरी 2026 के C62 मिशन के अंदर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। वहां दोस्तों रोल रेट डिस्टरबेंस की घटना हुई है। रॉकेट अपनी धुरी पर अनियंत्रित होकर के बेहद तेजी से घूमने लगा था। नेविगेशन सेंसर्स और जायरोस्कोप ब्लैंक हो गए थे। कंप्यूटर दिशा भूल गया और मिशन तबाह हो गया। चूंकि दोस्तों दोनों विफलताएं PS3 फेज के अंदर हुई हैं, लिहाजा सरकार को समझ में आ गया है कि ये कोई रैंडम गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल या सॉलिड फ्यूल स्टोरेज से जुड़ी एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक खामी है।
दोस्तों इसके तुरंत बाद पीएमओ और रक्षा मंत्रालय ने कड़ा रुख अपना लिया है। साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब तक इस फॉल्ट की 100% पहचान करके इसे ठीक नहीं कर लिया जाता है, श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट उड़ान नहीं होगी। सरकार अब किसी भी कीमत पर पेलोड का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि NVS-03 और GISAT-1A जैसे बेहद अहम मिशन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद लॉन्च पैड पर सरकारी हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों असली संकट तो कहीं और गहरा रहा है। भारत का स्वदेशी जीपीएस, जिसे हम नेविक या फिर IRNSS कहते हैं, वो इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि करगिल वॉर के समय अमेरिका ने हमें जीपीएस का डेटा देने से मना कर दिया था। उस दिन भारत ने तय किया था कि हम अपने नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे। 2013 से लेकर 2018 के बीच में 7 नेविगेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, लेकिन स्पेस आधारित नेविगेशन पूरी तरह से समय के सटीक मापन पर टिका होता है। इसके लिए सैटेलाइट्स के अंदर बेहद सटीक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स लगाई जाती हैं। अगर इस घड़ी के अंदर 1 माइक्रोसेकंड की भी त्रुटि आ जाए तो जमीन पर लोकेशन सैकड़ों मीटर इधर उधर खिसक जाती है। दोस्तों मार्च 2026 के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगा। IRNS-1F सैटेलाइट पर लगी आखिरी कार्यशील एटॉमिक क्लॉक ने अपना काम करना बंद किया। नेविक सिस्टम को किसी भी यूजर की सटीक 3D लोकेशन यानी कि अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई बताने के लिए कम से कम 4 एक्टिव सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों पुरानी घड़ियों के लगातार खराब होने के कारण वर्तमान के अंदर नेविक के पास में केवल 3 एक्टिव सैटेलाइट्स बचे हैं। IRNSS-1B, IRNSS-1L और नई पीढ़ी का NVS-01। दोस्तों 4 सैटेलाइटों का मिनिमम कोटा पूरा ना होने के कारण नाविक अब अकेले पोजिशनिंग सेवाएं देने में असमर्थ हो गया है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा के अंदर लिखित जवाब देकर के इस बात की पुष्टि की है कि NVS-03 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2023 के अंदर NVS-01 सफल रहा था, लेकिन दोस्तों साल 2025 के अंदर NVS-02 फेल हो गया था क्योंकि रॉकेट का पायरो वॉल्व समय पर नहीं खुला था। अब सारी उम्मीदें NVS-03 पर हैं, जो GSLV Mark II रॉकेट के अंदर फिट होकर के दूसरे लॉन्च पैड पर खड़ा है। इसके अंदर दोस्तों भारत के अंदर बनी स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है। जैसे ही सरकार से क्लियरेंस मिलेगा NVS-03 लॉन्च हो जाएगा और उसके ठीक बाद में NVS-04 और 05 को भी कक्षा के अंदर स्थापित किया जाएगा ताकि 7 सैटेलाइट्स का बेस लेयर कॉन्स्टलेशन पूरा किया जा सके। लेकिन दोस्तों अब कहानी के अंदर वो ट्विस्ट आता है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जब हमारे पुराने मिशन होल्ड पर हैं, ठीक उसी वक्त भारत सरकार ने दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाले 52 जासूसी सैटेलाइट्स के किलर जाल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों 8 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट SBS-3 को हरी झंडी दिखाई थी। इसका इकलौता मकसद है चाइना एंड पाकिस्तान की सीमाओं, हिंद महासागर और दुश्मन की सैन्य गतिविधियों पर 2400 घंटे 7 दिन रियल टाइम नजर रखना। दोस्तों इन 52 सैटेलाइट्स के झुंड की रणनीति इतनी आक्रामक है कि अमेरिका भी हैरान है। दोस्तों 21 सैटेलाइट्स इसरो बना रहा है और बाकी के 31 भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनीज तैयार कर रही हैं। इन्हें 3 अलग अलग कक्षाओं के अंदर स्थापित किया जाएगा। LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और रडार इमेजनरी लेंगे। MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर कम्युनिकेशन रिले होगा और 36,000 किलोमीटर ऊपर GEO यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर बैठकर के सैटेलाइट्स पूरे महाद्वीप के ऊपर एक स्थायी नजर रखेंगे। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खौफनाक हिस्सा है इन सैटेलाइट्स में लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सैटेलाइट्स आपस में बात कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि 36,000 किलोमीटर ऊपर बैठी GEO सैटेलाइट्स ने हिमालय के पार चाइना की सीमा पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट जैसी कोई असामान्य हलचल देखी। वो सैटेलाइट धरती पर कमांड सेंटर से पूछे बिना सीधे LEO कक्षा के अंदर मौजूद दूसरे सैटेलाइट को निर्देश देगा कि वो तुरंत उस लोकेशन की सिंथेटिक अपर्चर रडार से डीप स्कैनिंग करे। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती। अंतरिक्ष के अंदर अब किलर सैटेलाइट्स और साइबर जैमर्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है।
दोस्तों ये ऐसे सैटेलाइट्स होंगे जिनकी मुड़ने और दिशा बदलने की कैपेसिटी यानी कि मैन्योरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा घातक होगी। अगर दुश्मन का कोई भी सैटेलाइट हमारे अहम सैन्य उपग्रहों के करीब आने की कोशिश करेगा तो ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स आके आकर के फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए अपने एसेट की रक्षा करेंगे। दोस्तों सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि अंतरिक्ष अब युद्ध का नया अखाड़ा है और भारत यहां बैकफुट पर नहीं रहेगा। इसी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है GISAT 1A जो लॉन्च पैड पर खड़ा है। दोस्तों अमूमन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 500 से लेकर के 800 किलोमीटर ऊपर एलईओ के अंदर होते हैं और दिन में कुछ मिनटों के लिए ही किसी इलाके के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों GISAT 1A को 36,000 किलोमीटर ऊपर GEO कक्षा के अंदर बैठाया जाएगा। दोस्तों ये आसमान के अंदर एक ऐसी स्थिर आंख होगा जो लगातार 24 घंटे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर कड़ी नजर रखेगा। इसके मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे बॉर्डर की हलचल, घुसपैठ और दुश्मन के जमावड़े को रियल टाइम के अंदर पकड़ लेंगे। इतने कीमती सैन्य पेलोड को इसरो बिना 100% गारंटी वाले रॉकेट पर नहीं भेज सकता है। लिहाजा दोस्तों इसका लॉन्च तब तक रोका गया है जब तक PSLV और GSLV की खामियां पूरी तरह से दूर नहीं हो जाती हैं। लेकिन सरकार का असली मास्टर स्ट्रोक इसरो के अंदर नहीं बल्कि इसरो के बाहर खेला जा रहा है। एक तरफ सरकारी मिशन रोके गए हैं, दूसरी तरफ सरकार ने 800 करोड़ रुपए का एक ऐसा खजाना खोल दिया है जिसने प्राइवेट स्पेस सेक्टर के अंदर भूचाल ला दिया है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने 2 नई भयंकर स्कीम लॉन्च की हैं। पहली है लॉन्च सर्विस प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि LSPS। दोस्तों जून 2031 तक चलने वाली इस 800 करोड़ की योजना का सीधा टारगेट है भारत को ग्लोबल लॉन्च हब बनाना और स्पेस एक्स की मोनोपोली को तोड़ना। दोस्तों इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने साफ कर दिया है कि वो लॉन्च कॉस्ट को इतना गिरा देंगे कि दुनिया भर की कंपनियां भारत भाग कर आएंगी। दोस्तों जरा इस स्कीम की कैटेगरी पर नजर डालिए, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। कैटेगरी ए के तहत प्राइवेट कंपनियों को इसरो की लॉन्च फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने पर 50% तक की भारी सब्सिडी मिलेगी। लेकिन दोस्तों असली डेथ ब्लो है कैटेगरी 2। दोस्तों स्काई रूट और अग्निकुल कॉस्मोस जैसी स्वदेशी स्टार्टअप्स जो छोटे लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं उनके लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। 500 किलो तक के पेलोड के लिए भारत की मिट्टी से लॉन्च होने वाले किसी भी रॉकेट पर सरकार सीधा 30% या $3,000 प्रति किलो की नगद सब्सिडी देगा। मतलब दोस्तों अगर कोई इंडियन कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है तो सरकार सीधे उन्हें $3,000 प्रति किलोग्राम कैश देगी। दोस्तों कैटेगरी सी तो और भी ज्यादा खौफनाक है। पूरी दुनिया के अंदर कोई सरकार ऐसा नहीं करती है। रीपर्पज अपर स्टेज प्लेटफॉर्म के ऊपर 120 किलो तक के पेलोड के लिए सरकार 100% फ्री फंडिंग दे रही है। जी हाँ दोस्तों 100% मुफ्त में अधिकतम $13,000 प्रति किलो की कैप के साथ में 4 मिशनों तक की ये सब्सिडी मिलने वाली है। आखिर दोस्तों सरकार प्राइवेट पेलोड को पूरी तरह से मुफ्त में स्पेस में क्यों भेजना चाहती है? क्या ये भविष्य के किसी गुप्त मिलिट्री प्राइवेट गठबंधन की नींव है? तो दोस्तों इसके पीछे भारत का मिशन बहुत ही ज्यादा गहरा है। सरकार की योजना बियॉन्ड द लिमिट्स है। और दोस्तों इससे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी डी की। इस कैटेगरी के अंदर अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसरो के PSLV, GSLV या LVM-3 पर 100 किलो तक का सैटेलाइट भेजती है तो उसे भी 30% की छूट मिलेगी। और अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि बात सिर्फ लॉन्च की है तो फरवरी 2029 तक चलने वाली प्राइस सपोर्ट स्कीम का डार्क सीक्रेट अब आप सुन लीजिए। दोस्तों इसरो को अपनी जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी बनाने के अंदर दशकों लग गए थे वो अब 30% के भारी डिस्काउंट पर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस को सीधे 30% कम कर दिया गया है। इससे भी बड़ा भूचाल ये है कि इसरो का स्टैंडर्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा अब 50% की भारी डिस्काउंट के ऊपर प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। दोस्तों कृषि, अर्बन प्लानिंग और आपदा प्रबंधन के नाम पर भारत के चप्पे चप्पे का डेटा अब प्राइवेट स्टार्टअप्स के पास में कौड़ियों के भाव पहुंचेगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर विदेशी कंपनियों को उनके ही गेम के अंदर हरा सके। दोस्तों इसे 800 करोड़ की संजीवनी का असर दिखना स्टार्ट हो गया है। भारत की एक गुमनाम स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी
एस्ट्रो बेस एक ऐसा धमाका करने जा रही है जो सीधे इलॉन मस्क की रातों की नींद उड़ा देगा। दोस्तों 8 अगस्त 2026 को एस्ट्रो बेस दुनिया के सामने भारत का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड 80 टन कैपेसिटी वाला फुल फ्लो स्टेज कंबशन यानी कि एफएफएससी रॉकेट इंजन पेश करने जा रहा है। ये एफएफएससी टेक्नोलॉजी कोई मजाक नहीं है, ये रॉकेट इंजीनियरिंग की होली ग्रेल मानी जाती है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही बना पाए हैं। दोस्तों पुराने रॉकेट इंजन्स के अंदर टर्बो पंप को चलाने के लिए थोड़ा सा ईंधन जलाकर उसका धुआं बाहर फेंक दिया जाता था जिससे ताकत कम हो जाती थी। एफएफएससी के अंदर 2 अलग अलग प्री बर्नर्स होते हैं। सारा का सारा प्रणोदक गैस के अंदर बदल करके मुख्य चैम्बर में जाने से पहले टरबाइन से होकर के गुजरता है। अब दोस्तों इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है 800 किलो न्यूटन यानी कि लगभग 80 टन का भयंकर थ्रस्ट। दोस्तों एस्ट्रो बेस का ये मॉन्स्टर इंजन LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन के ऊपर चलता है। कैरोसिन के विपरीत मीथेन जलने के ऊपर ईंधन के अंदर कालिख या फिर कुकिंग को नहीं छोड़ता है। इसका दोस्तों सीधा सा मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। रॉकेट धरती के ऊपर उतरेगा, उसे साफ किया जाएगा और वो तुरंत दोबारा उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा बिना पुर्जे पिघले, बिना भारी मरम्मत के। अगर ऐसी कई इंजन्स को दोस्तों एक साथ जोड़ लिया जाए तो भारत अपना खुद का स्पेस एक्स फॉल्कन 9 या स्टारशिप जैसा विशालकाय लॉन्च व्हीकल बना लेगा। इससे भारी पेलोड के लिए विदेशी रॉकेट्स के ऊपर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को एक साथ जोड़ करके देखिए। इसरो के सरकारी मिशन अचानक से सुरक्षा के नाम पर रोक दिए जाते हैं। उसी दौरान 52 खूंखार मिलिट्री सैटेलाइट्स का बजट पास हो जाता है जिसमें दोस्तों आधे से ज्यादा काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। नेविक को जिंदा करने के लिए नई घड़ियों वाले सैटेलाइट्स रेडी किए जाते हैं। प्राइवेट कंपनीज को 100% तक फ्री फंडिंग, $3000 का कैश और इसरो की सीक्रेट टेक्नोलॉजी दी जाती है। और अचानक एस्ट्रो बेस जैसी कंपनीज 80 टन का वो इंजन निकाल लाती हैं जो ग्लोबल मार्केट को हाईजैक करने का मादा रखते हैं। दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है और इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसरो का असली काउंटडाउन तो अब स्टार्ट हुआ है। अब स्पेस के अंदर भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।